अगर मैं आप लोग से कहूँ कि इंडिया हज़ारों साल पहले दुनिया की सबसे अमीर इकॉनमी में से एक था तो शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। इंडिया पूरे देश में, पूरी कंट्री में अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो धीरे धीरे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लगा और फिर 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। चलिए इंडिया की इस खूबसूरत जर्नी को हम लोग समझते हैं। हेलो, हाय एंड वेलकम बैक। मैं हूं उवैस हुसैन और स्वागत है आप सबका ओएच लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज से हम लोग जो क्लास लेने जा रहे हैं, ये क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर है और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वक्त में इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, यह स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, दरअसल इंडिया में विदेशों से भी लोग आते थे व्यापार करने। देखिए, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, मतलब यहाँ पर जो है बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स इंडिया की इकोनॉमी के एकदम मजबूत पिलर रहे हैं। इसीलिए इंडिया को लोग सोने की चिड़िया यानी गोल्डन बर्ड्स कहते थे या स्वर्ण भूमि भी कहते थे। फिर आप लोग के मन में सवाल ये भी उठेगा कि आखिर इंडिया उनको ऐसा क्या बेच देता था कि भाई लोग इनको स्वर्ण भूमि कहने लगे, सोने की चिड़िया भी कहने लगे। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं अपने एग्जाम्पल से। सवाल ये उठता है कि इंडिया आखिर इन लोगों को बेचता क्या था कि पूरे विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ करके इंडिया में ही बिजनेस कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज तो है कि इंडिया का देखो मसाला बहुत फेमस है, मतलब हम लोग मसाला लगाने में बहुत आगे हैं, ठीक है। तो मसाला इंडिया से मसाला एक्सपोर्ट होता था। दूसरा, कॉटन कॉटन भी यहाँ बहुत फेमस है, तो इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट होता था। फिर जा करके शुगर एक्सपोर्ट होता था, गेहूं, वीट, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। इंडिगो, सीसम ऑयल, हैंडीक्राफ्ट, मतलब इंडिया जो है अपने घरेलू प्रोडक्शन इतना ज्यादा था कि वो पूरे देश में हर एक चीज को बेच रहा था और यहाँ विदेशों से भी लोग आ आके इस चीज को खरीद रहे थे। तो आखिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया बेच ही रहा होगा, एक्सपोर्ट ही कर रहा होगा, कुछ यहाँ भी तो लोग इंपोर्ट कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये हम लोग देखते हैं कि इंडिया इंपोर्ट क्या करता था। तो इंडिया इंपोर्ट ज्यादातर यहाँ पे लोग जो है गोल्ड इंपोर्ट करते थे। मतलब यहाँ की औरतें हमेशा से ही गोल्ड पहनती, सोना, चांदी, वाइन पीने का भी शौक था, चाइनीज सिल्क और हॉर्सेस। मतलब इंडिया में क्या क्या खरीदा जाता था? गोल्ड, सिल्वर और वाइन, चाइनीज सिल्क, हॉर्स, ये सारी चीजें। अब चूंकि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या होगा कि सरप्लस आ जाएगा, सरप्लस इनकम आ जाएगी। अब जब ज्यादा डिमांड बढ़ी तो नेचुरल सी बात है कि आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो आप भी सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कब कमाया जाए? जब हम इस किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम लोग को प्रोडक्शन भी मास लेवल पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब डिमांड बढ़ने लगी तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। लेकिन उस समय तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी नहीं थी कि हम चलो भाई इन सारी चीजों को फैक्ट्रियों में बना लेंगे। तो उस वक्त क्या होता था ना कि हर घर में कारखाने हुआ करते थे। ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो घर में चलने वाले कारखानों से हुआ करती थी, क्योंकि वहां उस वक्त में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी या फैमिली वर्कशॉप में होता था। इसीलिए आज भी कश्मीर के कारपेट, जोधपुर की ज्वेलरी और मुरादाबाद के पीतल के बर्तन आज भी मशहूर हैं। ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि मुरादाबाद का पीतल का बर्तन बहुत अच्छा होता है। तो ये उसी वक्त से चला आ रहा है। अब जब ज्यादा सरप्लस इनकम हो गई, जैसे एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, इंपोर्ट कम हुआ, तो लोग क्या करने लगते? फिर जाहिर सी बात है, अब उनकी इनकम हुई तो वो फिर से खेती में लग जाते, एनिमल हस्बेंड्री करते, पशुपालन स्टार्ट कर देते, कपड़ा बुनना स्टार्ट करते, पॉटरी बनाते, मट्टी का वो लोग बर्तन बनाते, तभी तो वो फिर एक्सपोर्ट करेंगे। ये सिलसिला चलता रहता। फिर मेरे मन में एक ये भी सवाल आया कि यार उस वक्त तो ना रेलवे थी, ना एयरवे थी, ना एरोप्लेन थी और ना ही ट्रेन थी, ना ट्रक हुआ करते थे। तो लोग आखिर बिजनेस करते कैसे थे? तो देखिए, उस वक्त लोग जो थे उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे।
पहला तो एक ये है कि सिल्क रूट, मतलब जो जमीन से होके हम लोग जाते हैं, जैसे बाई रोड जो हम लोग रास्ता जा रहे हैं वो सिल्क रूट हो गया, और जो पानी के रास्ते से जाते हैं मतलब सी रूट, उसको हम लोग मैरी टाइम रूट कहते थे। तो दो तरीके से लोग बिजनेस करने आते थे, एक तो बाई सिल्क रूट और दूसरा मैरी टाइम रूट से लोग बिजनेस करने इंडिया आ जाते थे। ठीक, तो लोगों के आने का सिर्फ दो तरीका था, पहला तो जो है जमीन का रास्ता मतलब रोडवे, और दूसरा था समुद्र के रास्ते से। मतलब एक रोडवे जो है आपके हिसाब से समझ लीजिए कि वो सिल्क रूट है, ठीक है, सिल्क रूट को रोडवे कहते थे, और जो समुद्र से लोग आते थे उनका जो रास्ता है वो हुआ मैरी टाइम रूट। इन दोनों रास्तों से लोग आते थे। बट प्रॉब्लम यही नहीं रुकी, प्रॉब्लम एक ये भी थी कि जो लोग जब बिजनेस करके जाते या बिजनेस करने जाते, तो उस समय होता क्या था कि आज के हिसाब से यूपीआई सिस्टम तो नहीं था कि चलो भाई फोन पे कर देते हैं या गूगल पे कर देते हैं ऐसा, या एनईएफटी कर ले रहे हैं या आरटीजीएस कर दे रहे हैं। उस वक्त में ये सब बिल्कुल भी नहीं था। तो आखिर पेमेंट इतना सेफ होगा कैसे, क्योंकि जब लोग यहाँ से बिजनेस करने बाहर जाते तो कोई इनका माल लूट लेता या फिर पैसा छीन लेता, लुटेरे भी बढ़ने लगे, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो लुटेरे भी बढ़ जाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि जब बिजनेस बढ़ रहा है तो लुटेरे भी बढ़ेंगे, तो रास्ते में उनके साथ डकैती हो जाती, माल लूट लिया जाता, पैसा छीन लिया जाता। तो इन सब चीज के लिए हुआ क्या कि भाई एक नया सिस्टम निकालो जिससे हम लोग कैशलेस पेमेंट कर दें। ठीक है, तो कैशलेस पेमेंट को लेकर के एक नई चीज उस वक्त फाइनेंशियल सिस्टम जो है डिस्कवर हुआ, हुंडी। हुंडी क्या होता था कि एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता था जिसमें लोग मतलब कैशलेस पेमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि हाँ चलो ये जो पेमेंट है अभी हम लोग इस हुंडी के जरिए कर देते थे। और साउथ में क्या था कि चिट्ठीज चलती थी, तो उसके जरिए पेमेंट होता, उस पर लिखा होता कि हाँ भाई फलाने को इतना रुपया देना है, और ये पेमेंट सेट ऑफ भी हो जाती थी। बट ये ऑफलाइन यूपीआई एक तरह का उस वक्त का जो था, ये ऑफलाइन यूपीआई था। क्या था कि बिजनेस जब इंक्रीज हुआ ना, जो वहां पे थे लोग थे बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके जाते, तो उनके पास रिस्क होता कि जाहिर सी बात है जब आज हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं, मान लीजिए 2 लाख 3 लाख लेके जाते, तो हम लोग को डर रहता है ऐसा ना हो कि ट्रेन में पैसा मेरा चोरी हो जाए या कहीं गिर जाए, तो ये सारा डर होता है। तो रिस्क ऑफ थेफ्ट था। तो ये लोग क्या करते कि इन लोगों को एक मतलब सेफ तरीका चाहिए था पेमेंट करने के लिए, तब यहाँ बना हुंडी, फिर हुआ सेफ मनी ट्रांसफर। ठीक है, तो इस तरीके से कर करके उस वक्त पैसा का ट्रांसफर भी हो जाता था। अब चूंकि हुंडी का भी इजाद हो गया था, मतलब हुंडी कुछ एग्जिस्टेंस में आ गई थी मार्केट में, तो लोग को और बूस्ट मिला, लोग और बिजनेस अपना बड़ा करने लगे कि भाई चलो आज तो हमने 100 क्वांटिटी का माल बेचा है, 100 यूनिट बेचा, अब अगले दिन से हम 150 यूनिट बेचेंगे या 120 यूनिट बेचेंगे। तो धीरे 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 बिजनेस बढ़ता चला गया। अब जब बिजनेस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमको और पैसा भी चाहिए। अब जब पैसा चाहिए तो हम फंडिंग की मुझे ज़रूरत होगी। ज़रूरी ये भी नहीं है कि सारा कैश में आप पेमेंट कर लें। आज अगर आपकी दुकान भी होगी तो आप देखते होंगे कि सारा पैसा कैश में पेमेंट नहीं होता है, कुछ पैसा उधार भी जाता है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे उधार का भी चलन स्टार्ट हो गया। तो जब उधार लेने लगे लोग तो धीरे धीरे शिफ्ट भी करने लगे। तो वहां से फिर आया बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस वक्त इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आया जो कि मैन्युफैक्चर ट्रेडर और मर्चेंट को फाइनेंस की सुविधा देने लगा। यही जो बैंकिंग सिस्टम आगे चल के कॉमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक में बदल गया। अब जब बिजनेस बढ़ने लगा तो हुआ क्या कि बहुत सारे शहरों में ट्रेड सेंटर भी खुलने लगे कि आइए आप यहाँ से आकर के बिजनेस कीजिए, एकदम इजीली आप बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो फेमस ट्रेड सेंटर है मैं उनको बताता हूँ कि पाटलिपुत्र, टैक्सीला, सूरत, पेशावर, मदुराई, कांची और मिथिला, ये सारे उस वक्त में मतलब ट्रेड सेंटर खुल गए। इंडिया को इतना कामयाब देखते हुए वहाँ पर कुछ भाई साहब ऐसे खड़े हुए थे, उन्होंने सोचा कि इसको कुछ नाम दे दिया जाए। उन भाई साहब में कौन कौन थे? ये थे मैग्नेटीज, फाहियान, इब्न बतूता, अलबरूनी, हिस्वांग। इन लोगों ने इंडिया को कहा स्वर्ण भूमि, मतलब इंडिया जो है स्वर्ण भूमि है। जैसे हर की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, इंडिया की भी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। यहाँ आते हैं अंग्रेज और ये लेके आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में तो आते हैं कि यहाँ बिजनेस करेंगे, मगर धीरे धीरे इनका इरादा चेंज होता गया कि यहाँ कोई भी, जाहिर सी बात है इन लोगों को लालच आने लगी कि अरे इंडिया तो बहुत ही मतलब अमीर देश में से, अब इनको लूटते हैं।
तो इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे अपनी कंपनी खोली, मगर इंडिया में अपना शासन कायम करना स्टार्ट किया। और जो इंडिया पहले फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करता था, वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगा। इससे होगा क्या कि जब आप सपोज कीजिए कि आप पहले आटा उगाए, उसके बाद ब्रेड बनाए और ब्रेड बना के दुनिया में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट आपके पास है। बट अब क्या कर रहे हैं आप कि यही आटा को पहले आप एक्सपोर्ट करते हैं, अब विदेश से आपके यहाँ ब्रेड आता है, तो प्रॉफिट तो इंडिया से विदेश में शिफ्ट कर गई। अब आपके पास तो प्रॉफिट ही नहीं रही, आपने तो कच्चा अनाज उगाया और सीधा बेच दिया। अब ये अनाज क्या करता है कि आपको प्रॉफिट नहीं देगा। फाइनल प्रोडक्ट आपका मतलब फाइनल जो प्रॉफिट है यहाँ इंडिया से शिफ्ट होकर के विदेशों में चल गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। तो इस तरह से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कंगाल करना स्टार्ट कर दिया। 1947 में आज़ादी के बाद इंडिया अपनी स्थिति को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब 1947 में इंडिया की आज़ादी होती है। आज़ादी के बाद इंडिया ये सोचता है कि अब अपने आप को फिर से ग्रो करना है, फिर वैसा ही बनना है। तो इंडिया में प्लान डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया गया, जिसमें हेवी इंडस्ट्री लगाई गई, डिफेंस को ज़्यादा समझा गया कि डिफेंस पे खर्च करना है, स्पेस प्रोग्राम में खर्च करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना है। ये सारे प्रोग्राम को मतलब इंडिया ने इनिशिएटिव लिया। मगर हमारे पास अड़चन ये थी, इंडिया के पास अड़चन ये थी कि इनके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई था। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत हाई थी और हमारी जो है वीक फाइनेंशियल सिस्टम थी, ठीक है, जिससे फिस्कल डेफिसिट आने लगा। और 1991 में ऐसा हुआ कि इंडिया को अपने पास इंपोर्ट करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे। तो फिर इंडिया ने एक नया स्टेप लिया। जैसे 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना चाह रहा था और ग्लोबलाइज होना चाह रहा था कि जैसे हम पहले अपने माल को विदेशों में बेच रहे हैं और भी बेचें और अपना कंट्रोल धीरे धीरे कम कर लें, मतलब लिबरलाइज हो जाए, अपने कंट्रोल को हटाएं और धीरे धीरे ग्लोबलाइज हो जाएं। अब पूरी दुनिया में मतलब अपना माल बेचें, फिर से बाकी सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। यही बदलाव का नतीजा है कि इंडिया आज सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। बहुत सारे जो FDI हैं यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन होने के कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट फंड कर रही है अपने युवाओं को कि आप बिजनेस कीजिए, आप भी प्रॉस्पर कर लीजिए। तो ये रही इंडिया की जर्नी हज़ारों साल पहले से लेकर के आज तक की। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की कि आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।